क्या पढ़ना है आज? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो ये चैप्टर 2 पार्ट में पढ़ा जाता है। एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट। क्या है? एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ। तो अभी एडजस्टमेंट क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। आगे आपको बताया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट वाला जब चैप्टर, तो वहाँ पे बताएंगे कि एडजस्टमेंट क्या होता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही कुछ बुक में फाइनल अकाउंट के नाम से लिखा गया है, फाइनल अकाउंट्स के नाम से लिखा गया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से शायद आपको ना समझ में आ रहा हो कि क्या करना है, लेकिन फाइनल अकाउंट के नाम से अगर देखा जाए तो ये क्लियर हो जा रहा है कि क्या करना है। फाइनल माने अंतिम और अकाउंट माने खाता। तो अंतिम खाता बनाना है। कौन सा खाता? अंतिम खाता तभी बनता है जब आपको फाइनल रिजल्ट की ज़रूरत होती है ना। तो यहीं से जैसे आप लोग देखे हैं कि मैच में कभी कभी, अब तो नहीं, अक्सर वो सौरभ गांगुली के टाइम पे हुआ करता था, राहुल द्रविड़ के टाइम पे हुआ करता था, करो या मरो का नारा लगा के आते थे मैच खेलने। मालूम है ये ना, करो या मरो क्या था? उनका कहना था कि अब हम तो इस मैच को हार जाएंगे तो छट जाएंगे, तो इसी मैच में जो भी करना है कर लीजिए, इसके बाद अब मौका नहीं मिलना है, मतलब वो लास्ट चांस है। तो ऐसे ही जब इंटरप्राइज पे आएंगे तो जो भी बिजनेस इंटरप्राइज हैं वो अपना फाइनल अकाउंट जो बनाते हैं वही अकाउंट से उनके बिजनेस का रिजल्ट निकल के आता है। तो फाइनल अकाउंट में क्या क्या पढ़ते हैं? तो ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ेंगे। यहाँ पे कौन सा अकाउंट पढ़ेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और लास्ट जो इसमें पढ़ेंगे वो है बैलेंस शीट। वो क्या है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। इन दोनों अकाउंट से बिजनेस को होने वाले प्रॉफिट या लॉस का पता लगाया जाता है। इन दोनों ही अकाउंट से हमें प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है। ये क्या है? और यहाँ से बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। क्या पता चलता है? फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब कि बिजनेस आर्थिक रूप से मजबूत है या कमज़ोर है। आर्थिक का मतलब हो गया पैसे से। अगर किसी बिजनेस के पास असेट कम है और लायबिलिटी उसकी ज़्यादा है तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को हम कहेंगे कि सही नहीं है। किसी बिजनेस के पास लायबिलिटी कम है लेकिन असेट ज़्यादा है तो हम कहेंगे फाइनेंशियल पोजीशन सही है। अब मन में एक क्वेश्चन बन गया होगा कि असेट ज़्यादा है और लायबिलिटी कम है तो फाइनेंशियल पोजीशन सही है, लेकिन बैलेंस शीट तो हमेशा बराबर होता है, लायबिलिटी इक्वल टू असेट होता है। तो कैसे असेट ज़्यादा हो सकता है और लायबिलिटी कम हो सकता है? ये मन में कन्फ्यूजन नहीं बना क्या आपके? बना तो अच्छी बात है, नहीं बना तो फिर बेवकूफ़ है कि नहीं। हमने कहा कि अगर असेट्स ज़्यादा हो किससे? लायबिलिटीज से, तो हम कहेंगे कि फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बेटर है। लेकिन अगर असेट्स कम हो किससे? लायबिलिटीज से, तो हम कहेंगे फाइनेंशियल पोजीशन बेटर ना हो कि कैसा है? पुअर है कि नहीं। अब असेट ज़्यादा होगा किससे? तो बड़ा कन्फ्यूजन ये बना कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी का टोटल जितना होता है उतना ही तो असेट साइड का भी टोटल होता है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट जानते हैं आप लोग ना?
अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं और आपके बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा जाता है? लाइबिलिटीज, यहाँ अमाउंट, यहाँ असेट्स और यहाँ यही ना। यस सर। जब भी आप बैलेंस शीट बनाएंगे जितना टोटल इस साइड का आएगा उतना ही टोटल इस साइड का भी आना चाहिए, तभी बैलेंस शीट सही माना जाता है, नहीं तो बैलेंस शीट हो जाती है। अब कन्फ्यूजन देखिए, हमने कहा अगर असेट ज़्यादा है और लाइबिलिटी कम है तो पोजीशन कैसा होगा? बेटर। तो लाइबिलिटी असेट यहाँ बराबर हो रहा है ना, हाँ सर। कम ज़्यादा का कॉन्सेप्ट कैसे आ पाएगा? ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। हम जब बैलेंस शीट की लाइबिलिटी को दिखाते हैं, किसको? लायबिलिटी। तो यहाँ पे एक हमारा होता है नॉन करेंट लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी? नॉन करंट। दूसरा होता है करंट लाइबिलिटी। दूसरा क्या होता है? और फिर होता है ओनर्स लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी? ओनर्स लायबिलिटी। ठीक। यस सर। असेट साइड में आएंगे तो होता है नॉन करेंट असेट। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, बाकी उसका पूरा नाम मैं पढ़ देता हूँ लिखते समय, तो आप नोट भी कर लीजिएगा। नॉन करेंट और करेंट करंट एसेट। इस तरीके से दिखाते हैं। अब इसी को हम अमाउंट में भर के दिखा दें। तो इसमें ओनर एसेट नहीं कराएगा? नहीं, ओनर लाइबिलिटी होती है, असेट नहीं होता। नॉन करेंट लाइबिलिटी मैंने लिख दिया 20,000, करेंट लाइबिलिटी में लिख दिया 40,000, तो ओनर्स लाइबिलिटी कितना बचा? 40,000, तो 1 लाख हो गया। नॉन करेंट असेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40,000 और करेंट असेट्स हो जाएगा 60,000। कितना हो गया? 60,000। अब अगर हम पूछें कि इस फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तब क्या बोलेंगे? बेटर या पुअर? बेटर। इक्वल तो पहली बात कोनो जिंदगी में ना हुई, वो रेयर ही केस में, मतलब ऐसे आप जुआ खेलते हैं? नहीं खेलते हैं। लॉटरी का नाम सुने हैं? लॉटरी में क्या होता है? किस्मत जिसकी अच्छी हो कभी कभार उसी का नाम आता है, नहीं तो आता होता। तो ऐसे ही बहुत किस्मत वाला ईयर होगा, आदमी नहीं, ईयर। कोई ईयर बहुत किस्मत वाला होगा तो उस ईयर में लायबिलिटी और असेट बराबर हो जाएगा, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होगा। अब ये कैसे है उसको समझिए। जब कभी भी असेट ज़्यादा है और लायबिलिटी कम है, ये देखना हो तो इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। ओनर की लायबिलिटी को हटा के देखा जाता है, क्योंकि ओनर की लायबिलिटी मतलब बिजनेस के मालिक का पैसा। एक्चुअल में जो लायबिलिटी ट्रीट होती है वो बाहरी लोगों का होता है। हम कोचिंग में चाहे जितना पैसा लगाए हों, वो कोचिंग के लिए हमारे प्रति तो लायबिलिटी है, लेकिन ना अगर लायबिलिटी वो पे कर पाए कोचिंग तो क्या हुआ? बहुत होगा हम यही बोलेंगे ना, पैसा लगाए थे बिजनेस डूब गया। हम तो नहीं मारी मारा करेंगे कोचिंग ना, मेरा पैसा वापस करो। लेकिन अगर आप इस कोचिंग को कुछ उधार बेचे होंगे तो आप तो लड़ाई झगड़ा कर लेंगे ना कि मेरा पैसा रिटर्न करिए। कभी ओनर को सुने हैं कि अपने बिजनेस से लड़ाई कर लिया पैसा लेने के लिए? लेकिन ये जरूर सुने होंगे कि बाहरी लोगों ने जो बिजनेस को पैसा दिए थे वो केस कर दिए हैं। ये सुने हैं कि नहीं? तो बाहरी में यही दोनों आते हैं। ये जो दोनों लायबिलिटी होती है ना, यही बाहरी होते हैं। समझ में आया ना? और जब बेटर और पुअर की बात होती है तो इन्हीं दोनों लायबिलिटी को कंसीडर करते हैं, इसको नहीं करते हैं। अब समझ में आया? बिजनेस के पास असेट कितना है? असेट कितना है? 1 लाख। लायबिलिटी कितना है? 60,000। तो पोजीशन कैसा? समझ में आ गया? यस सर। समझ में आया ना? लेकिन इसमें भी बड़े खुरापात हैं। ये तो सिंपली आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा दिए, बेटर और पुअर कैसे आप बता पाएंगे, है ना? लेकिन असेट साइड में बहुत सी ऐसी असेट्स दिखाई गई होती हैं जिनको हम बेचना चाहें तो कभी भी बेच नहीं सकते। बेच एग्जाम्पल के रूप में कैपिटल एंड रेवेन्यू चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है।
डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नाम सुना था। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या था? वो एक्सपेंडिचर जिससे बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर या 12 मंथ्स मिले, वही एक्सपेंडिचर थे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सोचिए, अगर 10 लाख रुपीस खर्च करके ऐड कर दिया गया और उससे बेनिफिट 5 साल मिलेगा, तो पहली साल एज ए एक्सपेंस के रूप में कितना दिखाएंगे? एज एक्सपेंस के रूप में कितना दिखाएंगे? 2 लाख। कितना दिखाएंगे भैया? यह तो सिखाए थे, एक्सपेंस डिवाइड बाई लाइफ, यही करना है। तो 10 लाख का एक्सपेंस डिवाइड बाई 5 साल, तो कितना आएगा? 2 ही लाख तो आएगा। तो 2 लाख कहाँ दिखा देंगे? पीएल अकाउंट में। बचे हुए 8 लाख को कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट के असेट साइड में। कंपटीशन के एग्जाम में ये भी पूछता है, ठीक है। आपने टोटल कितना एक्सपेंस किया? 10 लाख। 10 लाख। उससे बिजनेस को बेनिफिट कितने साल तक मिलेगा? 5 ईयर तक। तो 5 ईयर से डिवाइड कर दिए तो कितना आया? 2 लाख। तो इसका मतलब हर साल हम 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख करके एक्सपेंस दिखाते चले जाएंगे, तो आराम से 5 साल में हमारा 10 लाख रुपया एज एक्सपेंस के रूप में शो हो जाएगा, यही ना। पहले साल में हम 2 लाख पीएल में एज एक्सपेंस के रूप में शो कर दिए, बचे हुए 8 लाख को हम कहाँ दिखा रहे हैं? बैलेंस शीट के असेट साइड में। क्लियर हुआ? कहाँ दिखा रहे हैं? अब जब बैलेंस शीट के असेट में ये आ जाएगा, अगर एडवर्टीजमेंट को हम बैलेंस शीट के असेट्स में 8 लाख रख दें तो टोटल कहाँ पहुँच जाएगा? 9 लाख। कहाँ पहुँच जाएगा? और ओनर्स लायबिलिटी में कितना रख दें? यहाँ पे। तो टोटल लायबिलिटी कितनी हो गई? 9 लाख हो गई ना? यस सर। हो गया? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। 8,40,000 और ये जोड़ देंगे तो 9 लाख। क्लियर हो गया? यस सर। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी बिजनेस का बैलेंस शीट इस तरीके का दिख रहा है, तो बताइए उस बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बेटर है या पुअर है? फंस गए ना? नहीं सर, फंस गए। सर पुअर भी नहीं ना सर, बेटर है सर। पुअर हो गया, पुअर हो गया। क्यों सर? कैसे? देखिए, 8,40,000 पेमेंट करना ही पड़ेगा, 20,000 का पेमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आउटसाइड लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी है? तो कितनी लायबिलिटी का पेमेंट करना है? 8,40,000। 8,60,000 हो गया। आपके पास 3 असेट्स दिख रहे हैं, जिसमें से इसको बेचना चाहेंगे तो 1 भी रुपया आपको रिकवर नहीं होगा। अगर बिजनेस बंद हो जाए और लायबिलिटी को पे करने की बात की जाए, तो लायबिलिटी कितनी पे करनी पड़ेगी बिजनेस को? 860। और बिजनेस के पास जो 8 लाख की एसेट्स दिख रही है, उसको बेचना भी चाहे तो कितना रुपया पाएगा? 0। ₹0 का। तो उसके पास असेट केवल कितने की दिख रही है? 1 लाख। 1 लाख की असेट दिख रही है, और लायबिलिटी कितनी? 8,60,000। तो फिर ये कहाँ चला गया? पुअर। समझ में आया? एडवर्टीजमेंट लायबिलिटी कैसे आ गया? मारेंगे गिर जाओगे। 8 लाख। अरे वो जोड़े हैं सिर्फ बैलेंस दोनों का टोटल करने के लिए, अच्छे से बाकी कहाँ से आया उस पर मत ध्यान दीजिए। बस इतना ध्यान दीजिए कि हमारे पास करंट लायबिलिटी इतनी है, क्योंकि हम इधर अमाउंट कहीं न कहीं दिखाएंगे नहीं तो बराबर कैसे कराएंगे, अच्छा है ना। बोलिए, बेटर और पुअर का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? यस सर। अगर कोई आपसे पूछे कि बैलेंस शीट क्या शो करता है, तो बोलेंगे फाइनेंशियल। और 2 मिनट में फंसाने के लिए अगर पोत दिया फाइनेंशियल पोजीशन माने का, तब तो आप फंस जाएंगे ना। तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब फाइनेंशियल माने रुपया, रुपया। और पोजीशन माने स्थिति। तो पैसे से संबंधित स्थिति कैसी है, बिजनेस की। अब यही हुआ ना कुल मिलाकर के फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब। तो बिजनेस का पैसे से संबंधित कैसी स्थिति, तो उसके लिए ये 2 बातें होती है। असेट ज़्यादा हो जाए, लायबिलिटी कम, तो क्या बोला जाएगा? पोजीशन। और ऐसा हो जाए तो ये बात समझ में आ गया? दोनों केस आप अपना बना लेंगे ना, बेटर पुअर वाला। बेटर वाला इस 8 लाख के पहले लिख के दिखाए थे, अब पुअर वाले में 8 लाख और 8 लाख को जोड़ के तब पुअर दिखा दिए। तो आप अपना वीडियो देख रहे हैं तो उसको नोट कर लीजिएगा, है ना, कि होगी कन्फ्यूजन। बैलेंस शीट में कोई डाउट किसी को?
फाइनल अकाउंट में हम कितने चीज़ों को बनाएंगे? ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का पूरा कहानी समझ गए हैं क्या कैसे होना है? अब हमें इन दोनों के बारे में कहानी सीखना है। करवा दीजिए बैलेंस। कराएंगे कराएंगे, परेशान ना होइए, आराम आराम से आपके सारे डाउट खत्म कर देंगे, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिए। इन दोनों से क्या रिजल्ट निकलता है? प्रॉफिट हुआ कि? अब आप बताइए, प्रॉफिट या लॉस आपको कभी असेट और लायबिलिटी रखने से होगा क्या? कमाने और खर्चे से होगा। किससे होगा? कमाने वाले। भाई जब हम ज़्यादा कमाते हैं, खर्च कम करते हैं, तो बोलते हैं ना कि खूब फायदा हो रहा है। यस सर। कोई भी बिजनेस करिए, उस बिजनेस में खूब कमाएं और खर्चा 0 रुपया हो जाए। जैसे आप अब जलेबी की दुकान खोल लीजिए यहीं फुटपाथ पे, तो रेंट तो 1 रुपया नहीं देना है कि नहीं? खाली मटेरियल लाइए, बनाइए, बेच दीजिए। तो मटेरियल का जितना खर्चा होगा, उसको बेचने से जितना पैसा मिले उसमें से वही खर्च को माइनस कर दिए, बचा हुआ फायदा ही तो है कि नहीं? तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट। अब पता लगा 1 लाख का शोरूम बढ़िया बनवा लेते हैं, 1 लाख रुपए पे किराए पे कोई बिल्डिंग लेते हैं, खुद तगड़ा उसको सजवाते वजवाते हैं, फिर उसमें जलेबी का दुकान खोलते हैं। तो 20,000 की जलेबी बेचते हैं, 1,000 किराया भर देते हैं। तो कौन सा फायदा होगा? सर फुटपाथ वाला। फुटपाथ, है कि नहीं? तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अगर इसको आप फाइंड आउट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जिस भी अकाउंट को बना करके ये निकालने का प्रयास करेंगे, उसको हम नॉमिनल अकाउंट के नाम से जानेंगे। किसके? तो कुल मिला करके चाहे ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हों, चाहे पीएल अकाउंट बना रहे हों, उस पर नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई हो जाएगा। किसका रूल अप्लाई होगा? तो नॉमिनल अकाउंट का रूल यहीं लिख दे रहे हैं, उसको नोट कर लेते हैं। सर इसको भी पूरा नोट कर लेते हैं। हाँ, ये नॉमिनल अकाउंट का पहले रूल नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको नोट कर लीजिए, तब ट्रेडिंग पीएल का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट साइड में हम लिखते हैं बिजनेस के सभी एक्सपेंसेस को, है कि नहीं, प्लस जो भी लॉस हैं, और क्रेडिट में लिखते हैं सभी इनकम, प्रॉफिट प्लस गेन को। क्लियर हो गया? तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, कौन सा? तो हम आपसे पूछेंगे ट्रेडिंग कौन सा अकाउंट, तो आंसर होगा तो नॉमिनल का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा नहीं उसके ऊपर? तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंस दिखाएंगे और क्रेडिट साइड में इनकम प्रॉफिट। जब पीएल अकाउंट बनाएंगे तो पीएल अकाउंट पे भी किसका कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा? नॉमिनल का ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो नॉमिनल का रूल है डेबिट में एक्सपेंस दिखाएंगे और क्रेडिट में इनकम। तो कुल मिला के ट्रेडिंग में भी एक्सपेंस दिखाना है और पीएल में भी एक्सपेंस दिखाना है। ट्रेडिंग में इनकम दिखाना है तो पीएल में भी इनकम दिखाना है। यही तो बात हो रही है ना? जितने एक्सपेंस और लॉस दिख रहे हैं, वो एक्सपेंस और लॉस कुछ ऐसे होंगे जो ट्रेडिंग में जाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जो कहाँ चले जाएंगे? इनकम प्रॉफिट गेन जितना भी दिख रहा है उसमें से कुछ इनकम प्रॉफिट गेन हमारा ट्रेडिंग में चला जाएगा, कुछ कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो फिर हमें उन एक्सपेंस और इनकम के बारे में पहचानना पड़ेगा कि नहीं, कौन कौन सा एक्सपेंस ट्रेडिंग की तरफ चलेगा और कौन कौन सा एक्सपेंस पीएल की तरफ चलेगा। बोलिए, है ना? तो पहले इसको कंप्लीट नोट कर लीजिए, फिर ट्रेडिंग और पीएल में कौन कौन से आइटम ले जाएंगे, कौन सा एक्सपेंस ट्रेडिंग की तरफ चलेगा, कौन सा पीएल की तरफ चलेगा, कौन सा इनकम ट्रेडिंग पे चलेगा और कौन सा पीएल की तरफ चलेगा, फिर उसके लिए हम बात करते हैं। तो पहले इतना नोट कर लीजिए। आगे अब हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट कैसे बनेगा। क्या क्या? ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट जब आप बनाएंगे तो उसमें आपको एक्सपेंस और इनकम को दिखाना है कि नहीं? तो पहले यहाँ फॉर्मेट दिखा देते हैं इसका। ट्रेडिंग और पीएल बनता कंबाइन ही है, लेकिन अभी आपको फॉर्मेट दिखा रहे हैं इसलिए अलग अलग करके दिखाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट जब भी आप बनाएंगे तो 4 कॉलम रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखेंगे अमाउंट का डेबिट साइड, यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स,
और यहाँ पर अमाउंट का क्रेडिट साइड। इसके बाद यहीं पीएल अकाउंट भी देख लेते हैं। पीएल अकाउंट में भी 4 कॉलम होंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाले पे पर्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट का डेबिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट्स का क्रेडिट साइड। अभी हमने आपसे बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट हो चाहे पीएल अकाउंट हो, दोनों पे कौन अप्लाई होगा? नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का आपने देखा था डेबिट साइड में क्या दिखाते हैं? एक्सपेंस और लॉस को। क्रेडिट में किसे दिखाते हैं? इनकम, प्रॉफिट, गेन को, यही दिखाते हैं। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी एक्सपेंस प्लस लॉस को दिखाते हैं और यहाँ इनकम, प्रॉफिट, गेन को दिखाते हैं, यही ना। अब अगर हम यहाँ पर लिखें वेजेस 20,000, सैलरी 60,000, रेंट 10,000, तो ये आइटम है कि नहीं है? यस सर। इनकम है कि एक्सपेंस है? सर ये बता नहीं रहा कि इनकम है कि एक्सपेंस। नहीं कुछ बोला है तो भी अंडरस्टूड, क्या कंसीडर करेंगे? एक्सपेंस। क्योंकि बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो मजदूरी तो देंगे ना, कि मजदूरी लेंगे? सर देंगे। है कि नहीं? अब जैसे हम ही कोचिंग चला रहे हैं तो अगर हम अपने रजिस्टर में कहीं वेजेज लिखे हैं तो इसका मतलब किसी मजदूर से हम कुछ काम कोचिंग में कराए होंगे, उसी को तो वो पेमेंट किए हैं, कि हम कहीं मजदूरी करके आए हैं तो वो पैसा पाए हैं। ऐसा हो सकता है क्या कि हम बिजनेस कर रहे हो, हम ही मजदूरी भी करने चले जाएं? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये वेजेज एक्सपेंस है, सैलरी क्या है? एक्सपेंस है, रेंट क्या है? अब है तो तीनों एक्सपेंस, ये तीनों के तीनों क्या हैं? अब क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सा एक्सपेंस इधर जाए और कौन सा एक्सपेंस इधर जाए, क्योंकि आपने देखा कि ट्रेडिंग के डेबिट में एक्सपेंस लिखना है और पीएल के डेबिट में भी एक्सपेंस लिखना है कि नहीं? तो फिर ये तीनों अगर एक्सपेंस हैं तो क्या तीनों को हम यहीं ट्रेडिंग में ही दिखा दें? क्या तीनों को हम पीएल में ही दिखा दें? तो फिर हमें तो सोचना पड़ेगा ना कि कौन सा ट्रेडिंग वाला है और कौन सा पीएल का है। ये मन में जब तक आपका डाउट नहीं क्लियर हो पाएगा, आपके मन से ये डाउट नहीं क्लियर हुआ तो फिर आप फाइनल अकाउंट नहीं लगा पाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, अभी तो सिर्फ बता दे रहे हैं कि वेजेस कहाँ ले जाएंगे? ट्रेडिंग में। वेजेस कहाँ ले जाएंगे? और सैलरी एंड रेंट कहाँ ले जाएंगे? पीएल अकाउंट के डेबिट में। सर ये हम फाइंड कैसे करेंगे सर? ये बताते हैं, ये भी बताते हैं। प्रॉफिट लॉस में जाएगा, जैसे सैलरी आपने कैसे सर पता कर लिया कि प्रॉफिट पीएल में जाएगा, और कैसे पता कर लिया कि वेजेज ट्रेडिंग में जाएगा, यही ना। तो उसी कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए बस 2 मिनट का समय दीजिए, बता देते हैं। ये वेजेस दिखा दिए, सैलरी दिखा दिए और इसको दिखा दिए। अब आपके डाउट पे आते हैं, कैसे हम डिसाइड किए कि इसको यहाँ दिखा देना है, इसको यहाँ दिखा देना है? ये तो हम दिखा दिए, मजा आ गया, आपका दिमाग तो समझे नहीं पाया। तो सबसे पहले जो डाउट आपका है वो क्लियर करना है। तो आप ये बताइए कि चाहे ट्रेडिंग बनाना हो, चाहे पीएल और चाहे बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट में 3 चीज़ बनाएंगे ना। क्या क्या बनाएंगे शुभम? ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, हाँ, बैलेंस शीट। बहुत सही। किसके हेल्प से बनता है? फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट की हेल्प से ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनता है। फाइनल अकाउंट या सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ट्रायल बैलेंस। ये पढ़ाई हो रही है, मेहनत पे पानी फेर रहे हैं पूरा। कंसंट्रेट। किसकी हेल्प से बनता है? ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनता है। चाहे ट्रेडिंग बनाए, चाहे पीएल बनाए और चाहे बैलेंस, तीनों किसकी हेल्प से बनेगा? तो फिर पहले हमें ट्रायल बैलेंस का इतिहास समझना पड़ेगा ना। यस सर।
तो यहीं बगल में ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। सर ट्रायल बैलेंस तो क्वेश्चन ही आएगा ना हम लोग को, मतलब ट्रायल बैलेंस शो करेगा और उसमें से देख के ट्रेडिंग पीएल और हाँ, ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और उसी में से आपको पहचानना है कि इस ट्रायल बैलेंस में दिए हुए आइटम में से कौन सा आइटम ट्रेडिंग वाला है, कौन सा पीएल वाला है, कौन सा बैलेंस शीट वाला है, कौन सा क्रेडिट जाएगा कौन सा डेबिट। वो आपको समझना पड़ेगा। तो ट्रायल बैलेंस बनाना कंपलसरी नहीं है ना सर? ना, ट्रायल बैलेंस अगर फाइनल अकाउंट का चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी बना करके क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो वो नहीं, बिजनेस के लिए कोई बिजनेस के लिए, अरे भैया जब बनाओगे नहीं तो कैसे प्रॉफिट लॉस निकाल पाएंगे? लेजर से नहीं हो पाएगा ना, कभी नहीं। आपको हाफ ईयरली के बेस पे क्या फाइनली पास कर दिया जाए? नहीं सर, पास तो कर देना चाहिए। हाफ ईयरली में कुछ ही चैप्टर आते हैं, आधा आधा बुक। तब आधे हो सकता है आप अच्छे से पढ़े हों, आधे में जैसे अभी सो रहे थे वैसे आप भी सो गए हो पूरा, तब तो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा कि नहीं? सोइए नहीं, इसीलिए तो क्वेश्चन है आपसे पूछे थे, हमको पता था कम मस्त हो गए हैं, है ना? यहाँ कंसंट्रेट रहिए, बंगुआया हुआ था। ध्यान दीजिएगा। ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम दिखाई देते हैं, जो भी आइटम होते हैं, जैसे ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। अब यहाँ हम लिख दिए वेजेज 20,000 डेबिट साइड में, क्रेडिट खाली। सैलरी कितना लिखे थे? 60,000, ये खाली। रेंट कितना था? 10,000, ये खाली। यहाँ सेल्स किस साइड का आइटम है? क्रेडिट का, तो यहाँ रख दिए 80,000। बात नहीं करिए। यहाँ पर लिख दिए रेंट, इंटरेस्ट। सर हाँ, आप बस रिटर्न लिख दीजिए। रिटेल लिख दीजिए, हाँ, रिटर्न और दोनों साइड अमाउंट रख दीजिए। मतलब रिटर्न पर परचेज रिटर्न। ठीक है, इतना है। यस सर। अब अगर हम आपसे पूछें कि इसमें से कौन सा आइटम किधर जाएगा, तो कन्फ्यूजन बनेगा कि नहीं? यस सर। तो इस ट्रायल बैलेंस से इधर ले जाने के लिए सबसे पहले डेबिट साइड में जो जो अमाउंट दिखता है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट वाले कॉलम में जितने भी अमाउंट दिखाई देते हैं, वो अमाउंट या तो एक्सपेंस बनेंगे, या तो लॉस बनेंगे, या तो असेट। इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है? और क्रेडिट में जो दिखता है वो इनकम हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, गेन हो सकता है, या फिर लायबिलिटी हो सकता है। जितनी भी असेट्स हैं और जितने भी लायबिलिटी हैं वो कहाँ चले जाएंगे? बैलेंस बैलेंस शीट में। बचेगा क्या? एक्सपेंस और इधर इनकम प्रॉफिट, यही तो बचेंगे। ये एक्सपेंस और लॉस और ये इनकम प्रॉफिट गेन। एक्सपेंस और लॉस डेबिट में दिखाए जाएंगे और इनकम प्रॉफिट गेन किधर दिखाए जाएंगे? ये बात समझ में आया? दूसरा समझिए, ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में दिखने वाला अमाउंट, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिखने वाला अमाउंट ट्रेडिंग या पीएल में जब भी जाएगा तो डेबिट साइड में ही जाएगा। गलती से कभी क्रेडिट में न लिखिएगा। सर डेबिट साइड वाला डेबिट साइड में जाएगा। हाँ, यहाँ डेबिट साइड वाला डेबिट साइड डेबिट में जाएगा और क्रेडिट साइड में जो अमाउंट दिख रहा है अगर वो इनकम है तो सिर्फ क्रेडिट में ही लिखा जाएगा। ये दो बात क्लियर हो गई। यस सर। अब जितने भी एक्सपेंस हैं उसमें से कौन कौन एक्सपेंस इधर ले जाएं और कौन कौन एक्सपेंस इनकम है तो सर, हाँ। मतलब क्रेडिट साइड में इनकम है, हाँ प्रॉफिट है, गेन है, तब तो क्रेडिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग या पीएल के। अगर वो लाइबिलिटी है तब वो ट्रेडिंग पीएल में कहाँ आएगा? तब तो बैलेंस शीट सेल्स है तो हाँ। सेल्स सर सेल्स देखिए क्रेडिट में दिया है हाँ क्रेडिट में दिया है। तो सेल्स हमारी लाइबिलिटी है क्या? नहीं सर, ये इनकम है इनकम है, तो ये हमारा क्रेडिट में चला जाएगा, क्रेडिट में जाएगा पीएल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग में। अब सर ये बता दीजिए कि सर ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा, पीएल अकाउंट कौन सा, और कौन से है, कैसे पता करें? बता रहे हैं। जब कोई भी बिजनेस किया जाता है, जब कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो वो दो टाइप का होता है। या तो आप अपने बिजनेस में प्रोडक्शन करेंगे तब बेचेंगे, या तो आप प्रोडक्शन ना करके डायरेक्ट परचेज करेंगे और बेच देंगे। दो ही स्टेप होते हैं ना। कि औरों कोनो तीसरा है? नहीं सर, दो ही हो। तीसरा है धोखाधड़ी करना। तीसरा बिजनेस कौन सा है? उसमें जेल जाएंगे।
वो इलीगल है। हाँ 2 नंबर है ना, वो क्या है 2 नंबर है। सर्विस देना, है सर्विस देना। हाँ सर्विस अलग है, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं तो या तो प्रोडक्शन करेंगे या तो प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। सर्विस कभी तो खरीदी बनाई ही नहीं जाती है, वो तो एक प्रोफेशनल पर्सन होता है जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है ना। अब सोचिए, चाहे आप प्रोडक्शन कर रहे हों और चाहे आप परचेज कर रहे हों, इन्हीं 2 तरीके से बिजनेस स्टार्ट करेंगे कि नहीं? स्टार्टअप आपका यहीं से होता है। यस सर। अब सोचिए, अगर आप अज्यूम करिए कि आपने डिसीजन लिया कि हम चेयर बेचेंगे। क्या बेचेंगे? चेयर। सिर्फ और सिर्फ चेयर ही बेचेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं बेचेंगे। चेयर के प्रोडक्ट में आप अपना स्पेशलाइजेशन दिखाना चाहते हैं कि पूरे शहर में जो भी चेयर खरीदेगा वो हमारी ही दुकान से खरीदेगा, क्योंकि पूरे शहर में इकलौती हमारी एक ऐसी दुकान होगी जहां हर वैरायटी की चेयर मिलेगी। भाई जब आप सिंगल प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पूरा पैसा जब एक ही प्रोडक्ट में लगा देंगे तो आपके पास तो क्वांटिटी ज़्यादा हो ही जाएगी ना अदर बिजनेसमैन के कंपैरिजन में। तो हर कोई यही कहेगा ना कि चेयर लेना तो वहाँ चलो बहुत वैरायटी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर भी आपकी तरफ खींच के आएंगे। तो जब आप चेयर बेचने का प्लान किए तो चेयर पहले कहीं से खरीद के लाएंगे कि चोरी करके करेंगे? सर कहीं से खरीद के लाएंगे। परचेज करेंगे ना। तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिजनेस इसका रोल तो नहीं है अब ना, इसको लिख लीजिए, यही मिटा करके यही समझाते हैं, फिर उसी से आप कर लीजिएगा। तो इसको मिटाते हैं। और अब देखिए, हमने आपसे कहा जब भी कोई बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे, ओए जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? प्रोडक्ट को खरीदेंगे और फिर उसी को बेचेंगे, या फिर प्रोडक्शन करेंगे और फिर बेचेंगे। अब देखिए, ये आपका बिजनेस का सेंटर है, यही आपका बिजनेस है। अगर आप प्रोडक्ट को परचेज करके सेल करते हैं तो परचेज क्या अपने बिजनेस में ही करेंगे? बोलिए, परचेज तो करने के लिए कहीं बाहर जाएंगे ना, तो आप कहीं दूसरी जगह जाएंगे जो प्रोड्यूसर होगा। कौन? प्रोड्यूसर के पास से आप परचेज करेंगे। इधर ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या करेंगे? परचेज करके लाएंगे अपने पहले बिजनेस में। जब प्रोड्यूसर के यहाँ आप जाके परचेज करेंगे तो परचेज करने में जितना पैसा देना पड़ेगा वो तो आप देंगे ही, प्लस परचेज करने के बाद वो पूरा सामान किसी गाड़ी में लोड होगा तब तो आपके यहाँ आएगा। तो आप तो लोड करेंगे नहीं, आदमियों से लोड कराएंगे। तो जो आदमी लोड करते हैं उनको जो पेमेंट किया जाता है उसे वेजेज बोलते हैं। जो फिजिकल वर्क करता है उसे जो पेमेंट किया जाता है उसे वेजेस के नाम से जानते हैं, और जो मेंटल वर्क करता है उसे जो पेमेंट किया जाता है उसे सैलरी के नाम से जानते हैं। दोनों बात ध्यान में हो गया? यस सर। मेंटल वर्क करने वाले को सैलरी, फिजिकल वर्क करने वाले को वेजेस। अब बताइए, प्रोडक्ट जो भी आप प्रोड्यूसर से परचेज किए हैं उसको ट्रक में लोड करने के लिए टाई और सूट पहना हुआ व्यक्ति आकर के लोड करेगा कि फटा चिथा कपड़ा पहन के आने वाला जो शारीरिक वर्क करने वाला हो, लेबर, तो उसे क्या देंगे वहीं पर? वेजेज। गाड़ी वहाँ से निकलेगी, गाड़ी आएगी तो गाड़ी वाले को भी पैसा देंगे, तो क्या हो जाएगा? फ्रेट, कैरी, जो भी बोल लीजिए। सामान आपके यहाँ आएगा तो कहाँ रखवाएंगे? गोडाउन। गोडाउन में गया तो गोडाउन का रेंट नहीं दिया जाता है, प्रयास यही होता है कि गोडाउन हमारा खुद का हो, खुद की बिल्डिंग में हो, है ना। अब देखिए, परचेज, ये सब जितने भी एक्सपेंस होंगे, मतलब जहाँ से आप खरीदते हैं प्रोडक्ट को और अपने गोडाउन में जब तक लाके रख नहीं लेते हैं तब तक के बीच में जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सारे एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग। अब पहचान लेंगे ट्रेडिंग में कौन सा एक्सपेंस जाएगा। यस सर। जहाँ से परचेज करते हैं वहाँ से ले करके जब तक आपके गोडाउन में वो सामान आके रखा न जाए तब तक का जितना खर्चा होता है सब कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अब आप सोचिए, आप जब खरीदने गए तो परचेज, वो एक्सपेंस, मजदूरों ने आपके गाड़ी में लोड किया सामान तो मजदूरी दिए, वेजेज, एक्सपेंस,
गाड़ी आपके यहाँ सामान लेके आई तो वो गाड़ी वाले को पैसा दिए, कैरिज, यहाँ आकर के फिर उतरेगा, फिर मजदूरी देंगे तो वेजेज, रिपीट हो गया। अब मान लीजिए आप प्रोडक्शन खुद ही करते हैं, परचेज नहीं करते हैं, क्या करते हैं, खुद का प्रोडक्शन आपका है। तो अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करने के बाद हम प्रोडक्ट को कहीं स्टोर करते हैं तब तो बेचते हैं, तो फिर प्रोडक्शन से आएगा, फिर कहाँ से, गोडाउन में। तो इस प्रोसेस में जो जो एक्सपेंस होंगे वो भी कहाँ के कहलाएंगे। अब अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो बड़ी बड़ी मशीनों के थ्रू होगा कि नहीं। मशीनें जब चलती हैं तो ये लाइट कंज्यूम करती हैं कि नहीं, करती हैं। तो मशीन जो लाइट कंज्यूम करती है उसको पावर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, मशीनों के थ्रू जो कंज्यूम किया जाता है उसे पावर के नाम से जानते हैं। और ट्यूबलाइट पंखा के नाम जो कंज्यूम करता है इसको इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। कभी आप ये नहीं कहते हैं पावर बिल आया, कभी बोले हैं क्या कि पावर बिल आया। आप लोग जब अपने घर का बिजली का बिल भरते हैं तो बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किए, पावर बिल बोले हैं क्या। तो ये लाइट, पंखा, कूलर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है उसको किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। किस नाम से। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो ऑफिस में यूज होता है। भाई पंखा, कूलर ये सब जो लगेगा वो ऑफिस में लगेगा कि फैक्ट्री में लगवा देंगे सर, ऑफिस में, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिसिटी पीएल में दिखाया जाएगा, लेकिन अगर पावर लिखा है तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। ठीक, मशीन चलती है तो हीट हो जाती है, तो उसको ठंडा करने के लिए अब एसी का सिस्टम आया ना। पहले का था पानी, मशीनों में पानी। आज भी ट्रैक्टर से गांव में जब गेहूं की मड़ाई होती है तो ट्रैक्टर हीट होता, देखिए ऊपर का इंजन वाला पोर्शन खोल के उसमें पानी डाल देते हैं ताकि इंजन उसका कूल रहे। तो वाटर ये भी तो एक एक्सपेंस ही है, कोल ये भी तो एक्सपेंस है, गैस ये भी तो एक्सपेंस है। तो ये सब जितने भी पार्ट हैं कहाँ के होंगे, ट्रेडिंग के। तो क्लियर हो गया ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंस जाएंगे। बोलिए, आपके ट्रायल बैलेंस, अभी ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट दिखाए थे ना। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जो आइटम दिख रहे हैं उसमें जो जो एक्सपेंस होगा उस एक्सपेंस में से कौन सा एक्सपेंस ट्रेडिंग की तरफ जाएगा, पहचान जाएंगे कि नहीं। और पीएल की तरफ कौन सा जाएगा उसको देखिएगा। ऑफिस, देखिए कौन है, ऑफिस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होंगे, ऑफिस से रिलेटेड, ध्यान दीजिएगा, ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफिस का जितना खर्चा होगा सब कहाँ जाएगा, पीएल अकाउंट। सब कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट को बेचने और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो खर्चा होगा कहाँ जाएगा। जैसे ऑफिस किराए पे रहती है कि नहीं, कि खुद की ज़मीन में, किराए पे। तो रेंट जो होगा वो कहाँ का एक्सपेंस हुआ, पीएल का। रेंट कहाँ का एक्सपेंस हुआ, पीएल का। ऑफिस में ही प्रिंटर लगता है, ऑफिस में ही एम्प्लॉय भी काम करते हैं। मेंटल वर्क करने वाले कहाँ होते हैं, ऑफिस में। तो उनको क्या देते हैं, तो सैलरी कहाँ का एक्सपेंस हुआ। तो इस तरीके से आप पहचान लेंगे कि कौन कौन से हमारे होने वाले हैं एक्सपेंस जो पीएल में जाएंगे। जैसे प्रोडक्ट को बेचना है तो पहले प्रचार करेंगे, तो एडवर्टीजमेंट कहाँ आया, पीएल में है। प्रोडक्ट को बेचेंगे तो पैकिंग वैकिंग करेंगे तो कहाँ आएगा, पीएल में है कि नहीं। प्रोडक्ट को बेच करके अब हम घर घर तक पहुंचाने लगे, तो बेचने से रिलेटेड भाड़ा, कैरीज ऑन सेल कहाँ आएगा, पीएल में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ आएगा, भाई प्रिंटर कहाँ यूज होगा, ऑफिस में ही तो होता है। तो ये सब समझ गए ना कहाँ जाएगा। तो अब एक्सपेंस को आप लोग आराम से पहचान लेंगे कि नहीं, कि कौन सा एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाना है और कौन सा पीएल में। अब बात कर लेते हैं 2 मिनट में इनकम की। इनकम में यहाँ क्या जाना है, तो क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग के सेल्स को लिखना है, सेल्स रिटर्न है तो माइनस कर देना है, और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। बाकी अगर कमीशन है, रेंट है, डिस्काउंट है, ये सब क्रेडिट साइड में दिया है तो वो सब पीएल के क्रेडिट में लिख दीजिएगा, ठीक। बाकी जो हमारे ट्रायल बैलेंस में एसेट लायबिलिटी होगा वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, उसको बता ही चुके हैं। तो ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग सब हो जाएगी। तो जब ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट आती है, क्या बोले हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट आती है उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। किस नाम से,
ये डेबिट साइड में लिखते हैं। और ग्रॉस प्रॉफिट तभी होगा जब क्रेडिट साइड ज़्यादा हो, किससे? डेबिट साइड मतलब हम पैसा ज़्यादा कमाए हो और खर्चा कम की हो तो क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर आपने कमाया कम है और खर्चा ज़्यादा कर दिया तो प्रॉफिट नहीं, लॉस आ जाएगा, और उसको ग्रॉस लॉस के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? ट्रेडिंग अकाउंट को जब भी आप क्लोज करेंगे, क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा, डेबिट साइड कम होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट, और डेबिट साइड ज़्यादा होगा, क्रेडिट साइड कम होगा तो ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने के बाद हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? ध्यान दीजिएगा, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस आया है तो उसको पीएल अकाउंट बनाते समय सबसे पहले टू ग्रॉस लॉस लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद पीएल अकाउंट बनाएंगे। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस ना करके क्या आया है ग्रॉस प्रॉफिट। तो उसको क्रेडिट साइड में, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से लिखने के बाद पीएल अकाउंट को बनाते हैं। क्लियर हो गया? फिर पीएल अकाउंट को जब क्लोज करते हैं तो यहाँ आता है नेट प्रॉफिट नेट लॉस। या नेट लॉस। नेट प्रॉफिट जो आता है ये तभी आएगा जब क्रेडिट आपका ज़्यादा हो, किससे? और नेट लॉस कब आएगा? जब डेबिट आपका ज़्यादा हो जाए, किससे? तो ये आ जाएगा। और ये जो नेट प्रॉफिट आता है इसको हम कहाँ ले जाते हैं? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, कैपिटल में प्लस कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा। बोलिए, है कोई डाउट किसी को? फिर भी अगर आपको डाउट होता है, अगर वीडियो देख रहे हैं तो इस नंबर पे कॉल करके आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। किसी भी टाइप का डाउट होता है तो कमेंट में डाउट पूछेंगे तो शायद कमेंट देखने में हमें समय लग जाए, तो आपका जो आंसर है वो लेट मिलेगा। कॉल करेंगे तो तुरंत आंसर मिल जाएगा, ठीक है? तो इसको नोट कर लीजिए। आगे इसी से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आपको करवाना है तो बताएंगे तो हम वो क्वेश्चन करा देंगे, नहीं तो इसके बाद का जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। तो क्या है एडजस्टमेंट, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे आगे।